बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा 1 महीने में, सवा महीने में। अब एक दिन और गुजर गया और एक दिन और गुजर गया तो पीछे आपके जो दिन रह गए हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो एक एक दिन करके गिनेंगे, जो अपने लीडर की कैद का एक एक दिन गिनते हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पर डालते हैं कि आज इमरान खान को 600 दिन हो गए, आज 601 दिन हो गए, आज 602 दिन हो गए। जब उन्हीं पाकिस्तानियों को टाइम दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के DG की जानिब से, गो कि ये टाइम उन्होंने खुद से कोई बयान देते हुए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो मुलाकात की तो उसमें कहा कि 4-5 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा। जो लोग लापता है जबरी तौर पे उनका मामला हल हो जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खासतौर पे जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब दबाव तो बहुत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे। देखें, दबाव किन चीज़ों का है ये हमें याद रखना पड़ेगा। जिन चीज़ों का दबाव है, नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत खड़ी नहीं हो रही। लगातार ये तमाम इकदाम करके देख चुके हैं, मईशत खड़ी नहीं हो रही। और मईशत खड़ी तब तक नहीं होगी जब तक कि लोगों का एतमाद हुकूमत के ऊपर बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, बल्कि लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं, और जिनका पैसा बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आलमी सतह पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था और ये खबर हर जगह छपी भी थी कि जो पाकिस्तान के अंदर यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान आए थे उन्होंने साफ कहा था कि आप GSP+ का जो स्टेटस है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, यानी आप उसको हल्के में ना लें, वो आपसे छिन भी सकता है। हालांकि ये स्टेटस पाकिस्तान के साथ अभी लंबा चलना था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस किस्म के काम किए, इंसानी हकूक की पाबंदियां की, स्पेशली जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं और अभी ये जून में गालिबन ये रिव्यू होने जा रहा है। ये भी एक बड़ा दबाव है। फिर जो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है, खुसूसन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में अमेरिका में जो बिल आया, जो विल्सन लेकर आए, उस बिल को लाकर भी वो बहुत परेशान है। यानी ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ है जिनके खिलाफ इस तरह का बिल आ रहा है। इससे पहले देखिए होता क्या था, जो भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री चीफ होते थे, पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को उनकी ज़रूरत रहती थी। यानी जैसे अफगानिस्तान में उनको ज़रूरत है, यानी ज़िया उल हक को उन्होंने बर्दाश्त किया, परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने बर्दाश्त किया। इनके खिलाफ इस किस्म के बिल नहीं आए तो जनरल आसिम मुनीर तो डिक्टेटर नहीं बने, लेकिन इनके खिलाफ बिल आ गया, क्योंकि इनके दौर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो तो रिकॉर्ड ही टूट गए सारे के सारे। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे ही कहते हैं। यानी जिन लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर तो हमने भी बड़ा क्लियरली देखा है। ज़िया उल हक के दौर को बहुत डीपली हमने सुना है, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था, साथ ही बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें आ गई थी। तो ज़िया उल हक को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं कि उसने क्या किया था। इसी तरह अयूब खान की कहानियाँ हैं, याया खान की हैं, लेकिन वो जो लोग कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं जी इतना जुल्म और ज्यादती तो तब भी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। यानी तब भी खवातीन का एहतराम तो किया जाता था कम से कम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब नहीं की गई थी। हालांकि बांग्लादेश से बहुत अजीबोगरीब कहानियां रिपोर्ट हुई, उनमें से कुछ पे आज भी यकीन आता है, कुछ पे नहीं आता। लेकिन जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि शायद बांग्लादेश के लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। जो उनकी तरफ से शिकवे और शिकायतें थे शायद वो सारे गलत नहीं थे। वजह यह है कि उससे मिलती जुलती चीज़ें हमने पाकिस्तान में होती हुई देखी हैं। तो एक के बाद एक दिन गुजर जाता है, प्रेशर तो बहुत है। ये जो विल्सन का बिल है ये वाकई प्रेशर डालेगा और एक मुसीबत पैदा कर देगा। और क्या एक ऐसे आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवाया जाएगा नवंबर 2025 के बाद, जिसके ऊपर अमेरिका में पाबंदियों की करारदाद हो, या अगर ये पास हो गई तो फिर तो वो बिल पास हो गया तो फिर तो पाबंदियां लग जाएंगी। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनसे बचना कैसे है? ओवरसीज पाकिस्तानियों में फूट डालनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुचलती है तो उसके लिए उन्हें सैकड़ों गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में लोगों को टॉर्चर करना पड़ेगा, जबरी तौर पे लापता करना पड़ेगा। अभी भी लगभग 1 दर्जन के करीब लोग बताए जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरी तौर पे लापता है। इनका पता ही नहीं है किधर गए। फरहान चिश्ती हो गए, वो एक और हो गए, उस्मान साहब हो गए, 2-3 और हैं। इनके नाम तो मेरे याद है। कुछ और लोग हैं जो अभी रिसेंटली जिनके नाम आए हैं। तो लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया है। इस तादाद में और रफ्तार में बहुत इजाफा करना पड़ेगा। पीका के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जुल्म और बर्बरियत करनी पड़ेगी, तब जाकर सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर कुछ हद तक हैंडल किया जा सकेगा। पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो फिर भी हैंडल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर इस लेवल का क्रैकडाउन आएगा तो इसका रद्देमल भी इसी लेवल का आएगा। एस्टेब्लिशमेंट को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। एक तो बड़ा खौफनाक रद्देमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके इत्तफाक में और इत्तेहाद में इजाफा हो जाएगा। ये आप मेरे से कंफर्म करवा लें। जब जब आप पाकिस्तान के अंदर जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, जबर करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। देखें ना, पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कोई आपको मुसीबत पड़ जाए, कोई आफत आ जाए,
तो आप सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं और वो दिल खोलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही हमने देखा हमेशा पाकिस्तान की हुकूमतों को करते हुए, अपोजिशन को भी, तंजीमों को भी, सबको यही करते हुए देखा। तो जब वो हर सुख और दुख की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो वो जुल्म और जबर के खिलाफ भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएंगे। ये दोनों टारगेट एक साथ अचीव किए नहीं जा सकते। एक तो सोशल मीडिया को अगर तोड़ना और कमजोर करना है तो पाकिस्तान में कुछ हद तक शायद ये कर पाए, लेकिन पूरी तरह से कुचलना मुमकिन नहीं है। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर फूट डालनी है तो ये फूट खत्म हो जाएगी जैसे ही आप एक क्रैकडाउन करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर इक्का दुक्का लोगों की आप सोच बदलने में कामयाब हो भी जाते हैं या वो अपना बयानिया आपकी वजह से नरम कर लेते हैं या सोच बदल भी जाती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, उन्होंने दावा भी किया था थोड़ा सा पहले कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो सर्वे हुआ है वो एक पल्स रिपोर्ट बनती रहती है, तो उस सर्वे के मुताबिक 94% पाकिस्तानी जो फौज के अंदर काम करते हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने दावा किया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत महदूद रह गए हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत बगैर किसी लंबी चौड़ी कंपेन के आज भी दे सकता है। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब क्या मांग रहे हैं इमरान खान साहब से? सीट एडजस्टमेंट। वो भी ये जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, और अगर इस वक्त इमरान खान साहब आ जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत लेंगे, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं होगी। लिहाजा अगर अपनी सीटें लेनी है तो इमरान खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये फजलुर रहमान साहब जैसा मजबूत सियासतदान भी जानता है। अब इमरान खान साहब से एक तरफ तो कहा जा रहा है जी हालात बेहतर किए जाएंगे, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, दूसरी तरफ बंदे अगवा किए जा रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत जो है उसको बंद ही नहीं किया जा रहा, और इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोकी हुई हैं। यही ईद वाले दिन ना बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ना इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई, और कैसा बेशरम मीडिया इसके ऊपर खबर यह चलाई गई कि जी कोई भी मिलने नहीं आया। भाई जब मुलाकातों के लिए अदालती अहकामात लेकर तयशुदा मुलाकातों के लिए वो मिलने आते हैं तो कोई मिलने नहीं देता, और आज तो कोई मुलाकात आप इजाजत ही नहीं दे रहे और फिर खबर चला रहे हैं कि जनाब बंदे मिलने नहीं आए। अवाम पहुंची क्यों नहीं, लोग पहुंचे क्यों नहीं? तो लोग पहुंचे जी आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब जो लिस्ट बनाकर देते हैं कि ये बंदे इमरान खान को मिलेंगे और ये बंदे नहीं मिलेंगे, वो सलमान अकरम राजा साहब को ही नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, अंदाजा कीजिए आप। और कोऑर्डिनेटर हैं जो नामजद करते हैं बंदे के, ये जाएगा अंदर, ये नहीं जाएगा। और जो जेल का अमला था वो कहते जी फला फला बंदे को हम अंदर भेज देते हैं, और जेल का अमला नाम दे रहा था कि ये बंदे आप अंदर भिजवा दें। यानी जेल अमला की जानिब से बार बार अंसर कियानी एडवोकेट और ताबिश फारूक एडवोकेट को अंदर भिजवाने की हिदायत की गई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने दोनों को अंदर जाने से दोबारा रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमें अंदर भिजवाएं और हमारे बाद इनको भी भिजवा दें, लेकिन नंबर पूरे ना करें। अगर आप हमें अंदर नहीं भेजते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर आदम सवाती साहब को 1-2 लोगों के साथ अंदर गए हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की, और ये बड़ी बमशेल मुलाकात है। इसके बारे में जो खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूं, ये एक्सप्रेस न्यूज से आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, लोग वजीर आला के बारे में बात करते, इमरान खान साहब ने स्पीकर के बारे में बात कर दी कि स्पीकर को जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। रावलपिंडी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ये बातें बताई हैं आदम सवाती साहब ने। ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और इमरान खान साहब इन पर एतबार इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर तरह का जबर बर्दाश्त किया है। इनकी वीडियोस लीक कर दी गई, इन्होंने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि इनकी फैमिली के साथ वीडियोस एक कैमरे में बना के वो लीक कर दी गई खुफिया कैमरों से। इन्होंने वो भी आके मीडिया के सामने रख दिया सारा कुछ। फिर इनके कपड़े उतारे गए, इन्होंने आके वो भी मीडिया के सामने रख दिया। जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया, लेकिन ये आदमी बाज नहीं आया, इसने हर चीज आकर बताई बाहर। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि आदम सवाती साहब उनके वफादार साथियों में से एक हैं और वो उनको कभी धोखा नहीं देंगे। तो आदम सवाती साहब ने कहा कि मेरी 2 लोगों के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने इमरान खान को बताया कि सलमान अकरम राजा आपका कभी सौदा नहीं करेगा। मैंने इमरान खान को मानसेरा की करप्शन के मामला पर बताया। मैंने इमरान खान को बताया कि कमेटी के मामला सामने लाए जाएं। इमरान खान ने कहा कि केपी एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी के असेंबली जो है उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फिर जुनैद अकबर के बारे में भी इमरान खान साहब को बताया, और उस पर जो जुनैद अकबर साहब ने कुछ तैनातियां की हैं उनको इमरान खान साहब ने वापस किया जाए, ये हुक्म जारी किया। पंजाब के मामला पे आलिया हमजा साहिबा का जिस तरह रास्ता रोका जा रहा है, देखिए आलिया हमजा साहिबा का रास्ता 2-3 तरीके से रोका जा रहा है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रहती है कि आलिया हमजा साहिबा को डराया जाए, धमकाया जाए, वो काम ना कर पाए। दूसरा, पार्टी के अंदर भी उनकी मुखालफत पैदा हो रही है क्योंकि वो बड़े जोरदार तरीके से आगे लेकर चल रही हैं मामला को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी एहतजाज से पहले पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तारी दे देते थे,
और एहतजाज खत्म होते ही रिहा हो जाते थे। और वो ये कहते थे जनाब हम तो गिरफ्तार हो गए थे, हमने तो बड़ी कुर्बानी दे दी है, हम गिरफ्तारों में हमारा नाम लिखा जाए। तो ये जो वॉलंटियर गिरफ्तारियां थी इसको भी एक्सपोज किया उन्होंने और लीडरशिप के लिए मुश्किलात पैदा कर दी कि निकलो बाहर, मैं निकल रही हूं तुम भी निकलो। तो पार्टी के अंदर से भी कुछ मुखालफत हो रही है। अब डिटेल तो आदम स्वाति साहब ने बताई होगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा कि आलिया हमजा का रास्ता ना रोका जाए, और जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान को कहते हैं मैंने बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लगाए गए हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों को हटाया जाए। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद ये बताया एक वकील जो इमरान खान साहब को मिलने गए, मुबशर मकसूद ऐवान साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमें बताया है कि उन्हें ना ही किताबें दी गई हैं और 7 माह से उनके बच्चों से टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई। इमरान खान ने बताया कि सियासी मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही, और साथ ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब की बच्चों से बात नहीं करवाई गई और ना ही उन्हें उनकी किताबें फराहम की गई हैं। बहरहाल ये बॉम्बशेल किस्म की मुलाकात थी आदम स्वाति साहब की। इमरान खान साहब ने सख्त अहकाम जारी किए हैं, और जो लोग कहते हैं कि या जिन लोगों को ये दावा था कि इमरान खान साहब को 4 से 5 हफ्ते में छोड़ा जाएगा, वो चीज़ों को डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि उन पर भी प्रेशर बहुत है। इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर रखना तो मुमकिन नहीं है, हमेशा तो अंदर रखा नहीं जा सकता, अल्टीमेटली उन्होंने बाहर आना है, और डील करने के लिए वो बंदा तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मुलाकातें नहीं करने दे रहे, 1 महीने में ऐसा क्या होगा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ देंगे? अब तो जो वक्त है वो 1 महीने से भी कम रह गया ना, अब तो 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं। 1 हफ्ता तो बीच में से निकल गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम निकल गया है, तो अब तो रह गए पीछे लगभग 3 से 4 हफ्ते, क्योंकि 4 से 5 हफ्ते उन्होंने कहे थे। तो इन 3 से 4 हफ्ते में ऐसा क्या होगा कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? इन 3 से 4 हफ्ते में अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना तो ऑप्टिक्स आपको नजर आ जाते ना। इमरान खान साहब से पहले यास्मीन राशिद बाहर आ जाती, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाते, उन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक के बाद एक जो है जबरी तौर पर लापता हो रहे हैं, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के चलाए गए डिजिटल चैनल्स हैं उनके ऊपर जो टाउट्स भर्ती किए गए हैं, वो वहां बैठकर धमकियां लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि अब हम ये कर देंगे, अब हम ये कर देंगे, रियासत ने तुम्हें पाला है, रियासत तुम्हारे साथ ये कर देगी। और फिड़े मुंह तड़ा पहले रियासत का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लो कि रियासत होती क्या है। ये कोई एक इदारा वो रियासत नहीं होता, या किसी एक इदारे का एक ऑफिसर जो है वो रियासत नहीं होता। रियासत की बड़ी वसी डेफिनेशन है। तुम लोगों को तो रियासत की डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई, पता नहीं कहां तुम लोग टाइम गुजारते रहे हो, और वहां बैठ के धमकियां लगा रहे हैं जनाब के ऐसे कर देंगे, तय कर दिया है, उठा लेंगे, मार देंगे, शिकवा नहीं होना चाहिए, और भाई कर लो जो करना है। पहले भी करके देख लिया जितना जुल्म पाकिस्तानियों के ऊपर हुआ है। ये मौलाना तारिक जमील साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। मौलाना तारिक जमील साहब जो है ये नॉर्मली जो है वो सियासत पे बात नहीं करते, लेकिन इन्होंने बड़ी खुल के एक बात की है, वो मैं चाहता हूं कि वो बात आपके सामने रखूं। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि 70 साल की इनकी उम्र है तारिक जमील साहब की, और कहते हैं मैंने अपनी 70 साल जिंदगी में पाकिस्तान में ऐसा जुल्म नहीं देखा जो अब हो रहा है, लेकिन रात कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मौलाना तारिक जमील साहब का मौजूदा हालात के ऊपर एक तबसरा है। और देखें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जुल्म, अब इन्होंने तो देखा होगा ना ज़िया-उल-हक का भी पूरा दौर, उससे पहले वाला भी दौर, इन्होंने तो डिक्टेटर्स देखे हैं, परवेज मुशर्रफ का दौर देखा है, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा सख्ती और ऐसा जुल्म मैंने इससे पहले नहीं देखा जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। तो एक तरफ जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ धमकियां लगाई जा रही हैं, और तीसरी तरफ जो है वो मीटिंग्स के अंदर बैठ के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि यार कोई मेहरबानी करो तुसी भी, हम इमरान खान को बाहर निकालते हैं, और आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को आप अगर इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और वो ये इमरान खान साहब को छोड़ना उनकी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, वो बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठ के किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। एक प्रेशर और आ गया नाज़रीन, और ये इलन मस्क ने एक ट्वीट किया है, और माइक बेंज का एक ट्वीट था जिसमें उसने नाम लिया फ्रांस के एक रहनुमा का, ब्राज़ील के रहनुमा का, पाकिस्तान से इमरान खान का, और इटली से भी एक रहनुमा का नाम लिया कि जनाब, और अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का। और वो ये कहते हैं कि इनके साथ, रोमानिया के एक रहनुमा, उनका भी कहा कि इनके साथ सबके साथ एक ही जैसा सलूक होता है। द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ एवरी पॉपुलिस्ट चैलेंजर इज अ डैगर इन द हार्ट ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। वो कहते हैं जी कि ये एक खंजर है जो दिल में उतारा गया है जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी के, कि हर वो पॉपुलर लीडर उसके साथ जो है वो इस किस्म की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रही है। इस पे जो है वो इलन मस्क ने कहा, इमरान खान को उन्होंने इसमें नाम लिया, वो कहते हैं व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट, कि जब ये रेडिकल लेफ्ट लोग जो है ना बाएं बाजू के, जब ये वोट के जरिए से जीत नहीं सकते, दे अब्यूज द लीगल सिस्टम टू जेल देयर अपोनेंट्स, ये फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कानून को अपने मुखालिफिन को जेलों में डालने के लिए। दिस इज देयर स्टैंडर्ड प्ले बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इनका तरीक़ाकार जो है पूरी दुनिया में राइज किया हुआ है।
ये इलन मस्क का ट्वीट है, इसके ऊपर भी कोई प्रेशर तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खास, बहुत ही खास, आप ये समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद यानी उनका वाइस प्रेसिडेंट इतना नजर नहीं आता, उनका मार्को रूबियो इतना नजर नहीं आता, ट्रंप के साथ जितना ज्यादा नजर आता है इलन मस्क। इवन इलन मस्क का बेटा जो है वो भी ट्रंप के साथ बड़ा जो है वो फेमिलियर है, उसके साथ कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, तो वो हम देख रहे होते हैं, ये चीज़ें मीडिया पे दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया ये जानती है कि जो ताल्लुक है इलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो विल्सन के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उनका ये दावा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, इसके पीछे रिपब्लिकन्स की सोच है और ये उनका सिस्टम ये चाहता है, ऐसा नहीं है कि ये एक अकेले आदमी की कार्रवाई या कोशिश है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी वादे वार्निंग दी है जो लोग बैठे हुए हैं धरना देकर। इनमें अख्तर मेंगल साहब हैं जो लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में गिरफ्तार खवातीन को रिहा ना किया गया तो कोयटा की जानिब हम मार्च करेंगे। लकपास मस्तूंग पर बीएनपी मेंगल का धरना 5वें दिन भी जारी है। उन्होंने कहा जी 2 दिन हम और देते हैं, यानी 1 हफ्ता हम यहाँ बैठे हैं, और अगर 2 दिन के बाद आपने ये रास्ते ना खोले और हमें कोयटा की तरफ महफूज रास्ता ना दिया तो फिर हम कोयटा की तरफ मार्च करना शुरू करेंगे। इस सूरत में नाज़रीन अब ये एक तसादुम हो सकता है। मेरे ख्याल में इस डेडलाइन के बाद हुकूमत किसी भी वक्त, रात के वक्त, जिन लोगों ने धरना दिया है उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश करेगी, उनके ऊपर शेलिंग करेगी, जो तरीकाकार होता है वैसे हुकूमत का। अगर इस तरह का काम किया गया तो बलूचिस्तान के हालात ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक चीज़ का तो एतराफ़ किया है और ये खौफ हर पाकिस्तानी को है, हर मुब्बे वतन पाकिस्तानी को ये खौफ है कि ये नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी दहशतगर्द बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। ये बात फजलुर रहमान साहब ने भी की है, ये बात जो है वो अपोजिशन लीडर ने भी की है, उमर अयूब साहब ने भी। तो सब लोग बार बार वार्न कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान टूट सकता है, होश के नाखून लें। ये जुल्म और बर्बरियत के साथ आप एक ज़मीन के खित्ते को अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकते। आलमी सतह पे बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बहुत शोर मच रहा है। समीदीन बलूच साहिबा को जो है वो रिहा कर दिया गया है एक खबर के मुताबिक, लेकिन सिबगतुल्लाह शाजी इनको जबरी तौर पर लापता किया गया है और इनको इनके कुछ घर के अफराद के साथ उठा लिया गया था इनके घर से, और सीटीडी ने कोयटा में इनके घर से गिरफ्तारी के बाद जबरी तौर पे लापता कर दिया। अब तक इन्हें नामालूम अजियत खाने में रखा गया है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, और इसे किसी अदालत या जेल में पेश नहीं किया गया। 2 रोज़ कबल छोटे भाई और 2 भतीजों के साथ फोर्सेज ने इन्हें हिरासत में लिया था कोयटा से। ताहम 1 रोज़ बाद बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि शाजी, सिबगतुल्लाह शाजी इनका पूरा नाम है, ये अभी तक कोई मालूमात इनके हवाले से नहीं है। इन्हें किसी अदालत में भी पेश नहीं किया गया अब तक, या जेल में भी इनको नहीं भिजवाया गया। तो जबरी गुमशुदगियां भी जारी हैं, साथ में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अदनान आदिल साहब ने नाज़रीन एक खबर दी है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है जो उन्होंने बताई है। वो कहते हैं जी जुलाई 2024 से अब तक, यानी 1 साल नहीं हुआ पूरा, वफाकी हुकूमत $14 अरब मार्केट से खरीद चुकी है। मार्केट से $14 अरब खरीदे जा चुके हैं। इसलिए मुल्क में थोड़े बहुत ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, वरना तजारती खसारा इतना ज़्यादा है कि कर्ज लेकर भी ज़र मुबादला की कभी पूरी नहीं हो सकती। ये नाज़रीन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हुकूमत इस तरीके से मैनेज कर रही है तो ये तो मईशत का कबाड़ा निकाल के रख देंगे और आने वाली कोई भी हुकूमत इन चीज़ों को नहीं संभाल पाएगी। अता तारड़ साहब ने बड़ी डिटाई से एक स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इसके ऊपर रद्देमल आ रहा है। जो लोग नमाज जनाजा में गए उनका रद्देमल आया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका रद्देमल आया, जो सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के उनका भी रद्देमल आया। वो ये कहते हैं जी काटलिंग ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावा किया है अता तारड़ ने। हालांकि वहां पे बच्चों और औरतों की लाशें सबने देखी हैं। कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है। हालांकि सारे लोग कहते हैं कि जी ये ड्रोन अटैक था। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थी, वहां कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। यार ये अता तारड़ साहब कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती। यानी ये खबर पूरी दुनिया कह रही है, वहां पे लोग बता रहे हैं कि 9 लोग जो हैं जिनकी लाशें दफनाई गई हैं वो बेचारे, उनमें 2 खवातीन थीं, 2 बच्चे थे। इस खबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। यानी इंसान ने मरना भी है, जाके हिसाब किताब भी देना है। ये कैसे हो सकता है कि आप अब इसमें देखें ना, आप सेनेटर मुश्ताक साहब क्या जवाब दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आपने बेगुनाह इंसान कत्ल करके जंगी जुर्म किया है, आपके पास सबूत है, हिम्मत है तो मेरे साथ इस इशू पर नेशनल मीडिया पर मुनाजरा करें। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होती तो पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज फैलाने पर, आप पर, राना सनाउल्लाह पर और वजीर आजम पर आप लोग जेल में होते। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हुक्मरानों की कुर्सियों पर बैठे लोग दरोग गोई के कारखाने हैं जो बड़ी बेशर्मी से तवातर के साथ झूठ बोलते हैं। 2 खवातीन, 2 नाबालिग बच्चे और 5 बेगुनाह मर्द 3 खानदानों के चरवाहे थे और ये टुकड़े लाशों के और जली हुई लाशें थी। मैं खुद इनके जनाजों में शरीक हुआ हूं। अब देखें ये बता रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है और क्या कुछ है, पोस्टमार्टम भी हुआ उनका।
लेकिन भाई ये वही कहते हैं जो उन्हें कहा जाता है कि ये कह दो, और ये भी मुंह उठा के कह देते हैं। इन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि हमने जवाब भी देना है आगे जाकर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।